प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सेमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। आज की कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें हैं। उसमें से एक है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का चौथा पाठ है भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस पाठ का अध्ययन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। यह पाठ हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। आज की चर्चा में हम लोग पहले भाग को देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने के पहले हम देखें कि पाठ 1 में भाग 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थात अध्ययन के बिंदु क्या है। इस पाठ के पहले भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा का अर्थ। पहला बिंदु होगा चर्चा का। दूसरा बिंदु होगा खाद्य सुरक्षा क्या है। तीसरा बिंदु होगा खाद्य सुरक्षा क्यों। और आज की चर्चा में हम लोग चौथे बिंदु की चर्चा करेंगे, खाद्य असुरक्षित कौन है। और पाठ के अंत में हम बच्चों आपके लिए गृह कार्य देंगे। भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जरा इसका भी हम एक झलक देख लें। भाग 2 में बच्चों हम लोग जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, वह बिंदु होंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। दूसरा बिंदु होगा बफर स्टॉक। तीसरा बिंदु होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PDS भी कहते हैं। चौथा बिंदु होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। 5वां बिंदु होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और पाठ के अंत में हम लोग अभ्यास के प्रश्न भी देखेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। आपको हम गृह कार्य भी देंगे। तो बच्चों, आज का पाठ भारत में खाद्य सुरक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, मानव की मौलिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना कठिन है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए मानव शुरू से ही परेशान रहा है, भोजन की खोज में भागता रहा है, दौड़ता रहा है। और जहां उसे भोजन मिला, भोजन करने के बाद एक पल के लिए वह आराम किया है, विश्राम किया है, पुनः भोजन की खोज में चल पड़ा है। और ये जो भोजन है, ये जो मूल रूप से जो भोजन है, ये चावल और गेहूं है, जिस पे हम लोग आश्रित हैं कि इस गेहूं की जो रोटियां बनती हैं, इस चावल को हम लोग खा के अपने पेट की भूख शांत करते हैं। अर्थात इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये भोजन मिले और इसकी सिक्योरिटी भी रहे, सुरक्षा भी रहे, कि ये भोजन हमें अनवरत बिना किसी रोक टोक के मिलता रहे। हम जरा देखते हैं कि वस्तुतः खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। बच्चों, खाद्य सुरक्षा का सीधा और सरल अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो पहला बिंदु है उपलब्धता। दूसरा अर्थ है पहुंच। और तीसरा उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो सीधा ये अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। ये खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी का अर्थ है। इसको अंग्रेजी में देखते हैं हम अवेलेबिलिटी
accessibility and affordability are put to all people at all times। 3 शब्द इसमें हम लोगों ने देखा, पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा शब्द एफोर्डेबिलिटी। ये 3 शब्द हैं जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। पहला जो शब्द है कि भोजन की उपलब्धता रहे, अर्थात हमें निश्चित रहे कि भोजन मिलेगा। उपलब्धता का अर्थ ये है कि अगर जो हम बाजार में जाते हैं और हमें चावल चाहिए तो चावल ही मिले, ऐसा नहीं कि दुकानदार हमें कहे कि फिलहाल चावल नहीं है, आप गेहूं से काम चला लीजिए। ऐसी स्थिति न बनने पाए। हमको जिस खाद्यान्न की जरूरत है वह खाद्यान्न उपलब्ध हो, अवेलेबल हो और हम उसे प्राप्त कर सकें। दूसरा शब्द है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, अर्थात अगर जो हमें राशन चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, भोजन चाहिए और उसके लिए हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत दूर की यात्रा न करना पड़े, एक निश्चित दूरी पर बहुत पास में हमें भोजन मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम भोजन की दौड़ में खोज में निकलें और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर उसके लिए यात्रा करना पड़े, अर्थात कि हमें बहुत आसानी से, सरलता से वो हमारे रीच में हो, हमारे पहुंच में हो कि हम वो भोजन प्राप्त कर सकें। और तीसरा शब्द है सामर्थ्य, एफोर्डेबिलिटी, अर्थात ये भोजन उपलब्ध भी है, बाजार में है भी, भोजन हमारे पहुंच में भी है, पड़ोस में ही है, लेकिन जो तीसरी चीज खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है वह है कि हमारे अंदर वह सामर्थ्य हो कि हम उस भोजन को, उस खाद्य पदार्थ को खरीद पाएं, अर्थात मेरे पास परचेजिंग पावर हो, मेरे जेब में कम से कम इतने तो पैसे हों कि बाजार में जो गेहूं या चावल मिल रहा है वह हम ले सकें, वह हम खरीद सकें, वह हमारे जेब के पैसों से आ सके। ये इसका तीसरा अर्थ है। अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ 3 शब्दों में छुपा हुआ है। इसका अर्थ पहला है उपलब्धता, अर्थात भोजन या खाद्यान्न हमेशा उपलब्ध रहे। दूसरा शब्द है पहुंच और तीसरा शब्द है सामर्थ्य। बच्चों आगे देखते हैं। अब ये स्क्रीन पे शब्द है खाद्य सुरक्षा क्या है। सभी मानव को उसके दैनिक क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। दिन भर भी हम जो काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जागते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, घर लौटते हैं, इस सब के लिए जो हम क्रियाकलाप करते हैं, इसके लिए बच्चों हमें ऊर्जा की जरूरत है और ये ऊर्जा हमें भोजन के रूप में मिलता है, अर्थात भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए भोजन या खाद्यान्न हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ये हमारी बेसिक नीड है भोजन। खाद्य सुरक्षा के जो डायमेंशन है, जो आयाम है खाद्य सुरक्षा के, वह 3 है। खाद्य उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, दूसरा है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी और तीसरा शब्द है खरीदने की सामर्थ्य, अर्थात एफोर्डेबिलिटी। अर्थात ये जो खाद्य सुरक्षा के जो आयाम है कि खाद्य उपलब्ध हो, दूसरा आयाम है कि वह हमारे रीच में हो, हमारे पहुंच में हो, हम पहुंच सके दुकान तक सरलता से, और जो तीसरा आयाम है वह हमारे सामर्थ्य में हो कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उसे खरीद सकें। खाद्य सुरक्षा की परिस्थितियां, अर्थात वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। ये 3 परिस्थितियां हैं। सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो, दूसरी परिस्थिति है इसे खरीदने की क्षमता हो, और बच्चों तीसरी जो परिस्थिति है वह है खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। ये 3 अगर जो परिस्थितियां हैं तो हम भोजन के मामले में सिक्योर हैं, खाद्य के मामले में बिल्कुल हम सिक्योर हैं। बच्चों अब हमारे मन में यह प्रश्न सहज उठता है कि आखिर खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। यदि ना हो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी ना हो तो क्या हो जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा। क्या हो जाएगा यदि खाद्य सुरक्षा ना हो। तो बच्चों खाद्य सुरक्षा 2 कारणों से जरूरी है। पहली बात कि हमारा मोटो है, मानव का मोटो है
एक सभ्य समाज का मोटो है कि कोई भूखा न रहे। और दूसरा, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर है, उसके समय कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जो लोग खाना को खरीद सकने की स्थिति में रहते हैं, खरीद पा सकते हैं, खरीद लेते हैं, जिनके जेब में पैसे हैं, खाना खरीद सकता है, वह भी प्राकृतिक आपदाओं के समय ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि खाना खरीद सकने की स्थिति में वह नहीं होता है। ऐसे स्थिति में फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा जरूरी है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा एक मिथक रहा है। ये एक मिथक रहा है। स्वतंत्र भारत के सम्मुख खाद्य सुरक्षा एक चुनौती रहा है, लेकिन भारत अपने प्रयासों से खाद्यान्न के मामले में अब आत्मनिर्भर हो गया है। समाज में निर्धन, जैसा मैंने अभी बताया, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके सामने खाद्य सुरक्षा क्या संकट तो हमेशा रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी आदि के समय तो समाज के समृद्ध वर्ग को भी भोजन के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। हम कुछ विजुअल्स देखते हैं, ये क्यों खाद्य सुरक्षा जरूरी है हमारे लिए। ये जो विजुअल्स है, ये भूकंप का दृश्य है, दूसरा ये सूखा का दृश्य है, तीसरा ये दृश्य सुनामी का है, और चौथा ये फ्लड है या बाढ़ है। ऐसा दृश्य आप टेलीविजन में, अखबारों में, सोशल मीडिया में अक्सर देखते हैं। ये जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे मानव जूझता रहा है और ये प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। ऐसे समय जब भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या ऐसे सुनामी की लहरें उठने लगे, ऐसे समय भोजन का संकट पैदा हो जाता है। और आप बाढ़ के समय में भोजन को हेलीकॉप्टर से, भोजन के पैकेट, लंच पैकेट और जरूरी चीजें आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच गिराते हुए तस्वीरें आप टेलीविजन पे या अखबारों में देखी होंगी, पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। इसलिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो सामने आप प्राकृतिक आपदाओं का दृश्य देख रहे हैं, ये वह कारण है जिसके लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि इन संकटों के समय हमारी जो मौलिक आवश्यकता है भोजन, वह समाप्त नहीं होती है। हमारे पेट को भरने के लिए उस समय भोजन चाहिए, और ये स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि समृद्ध वर्ग भी भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो स्थिति भूखमरी तक भी पहुंच सकती है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो स्थिति भूखमरी की भी पहुंच सकती है, और यदि समय रहते इसे संभाला नहीं गया तो अकाल भी आ सकता है। बच्चों, 1943 में बंगाल में एक बहुत भयंकर अकाल आया था। 1943 में एक अनुमान के मुताबिक बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि बाद में बंगाल जैसा अकाल भारत में फिर नहीं आया। फिर भी उड़ीसा के कालाहांडी, उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी, जिले से जब भूख से मरने की खबरें आती हैं तो वह हमें विचलित करती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न खड़ा कर देती हैं। ये अगला जो बिंदु है, खाद्य असुरक्षित कौन है, इनसिक्योर कौन है, भोजन से कौन ऐसा समाज का तबका है, कौन ऐसा समाज का वर्ग है, आबादी का कौन सा हिस्सा है जो इनसिक्योर है, जिसके अंदर खाद्य सुरक्षा बनी रहती है, डर हमेशा बना रहता है कि सुबह का भोजन तो हो चुका है, रात की रोटी उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखते हैं कि भारत में जो खाद्यान्न के मामले में है,
कौन के किसके मन में डर है, कौन अनसेफ है, कौन इनसिक्योर है, देखते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, फिर भी इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों की पहचान निम्नलिखित 4 आधारों पर की जा सकती है। 4 हमारे पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स पे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये वर्ग, ये क्षेत्र असुरक्षित हैं खाद्यान्न से या राशन से, ये इनसिक्योर सेक्टर है। ये हमारी 4 कसौटियां हैं। इसमें से जो पहली कसौटी है वह है ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के आधार पे। पहला जो कसौटी है, पहला जो पैरामीटर्स है, पहला जो आधार है वह व्यवसाय के आधार पे है। भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार, मजदूर, निराश्रित और भिखारी, ये ऐसे ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं जो लोग खाद्य पदार्थों से, खाद्यान्न से सबसे अधिक असुरक्षित रहते हैं। जो दूसरा पैरामीटर्स है वह है सामाजिक समूह के आधार पे। इसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हैं जो खाद्यान्न के मामले में, राशन के मामले में इनसिक्योर हैं या असुरक्षित हैं। चौथा जो बात है वह है नेक्स्ट, वह है जेंडर और उम्र के आधार पर। जेंडर और उम्र के आधार पे महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सबसे अधिक शिकार हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, आधी आबादी महिलाओं की है। और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये सिक्योर नहीं है खाद्यान्न के मामले में। आबादी का जो ये तबका है। यहाँ एक और पहलू है खाद्य असुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वह है कुपोषण का। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं, ये पेट तो भर लेते हैं लेकिन इन्हें जो बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, जो संतुलित आहार मिलना चाहिए, संतुलित भोजन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। और जब भारत के दूर दराज क्षेत्रों से प्रसव के समय महिलाएं जब एनीमिया से, खून की कमी से, रक्त अल्पता से जब प्रभावित होती हैं और ऐसे में जब प्रतिकूल खबरें आती हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। एक सभ्य समाज के सामने वह प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि प्रसव के समय महिलाओं को ढेर सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई स्थिति में एनीमिया में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उनके जान पर बन आती है और उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ऐसे ही जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, चूंकि माँ का फीडिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, लिहाजा जन्म लेते ही वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और नन्हे नन्हे बच्चे को ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं और ये चक्र लगभग 5 साल तक चलता रहता है। कई जगहों से ऐसी खबरें हमें हैरान करती हैं, हमें परेशान करती हैं। जो चौथा आधार है असुरक्षा खाद्य का, वह है भौगोलिक आधार पे। इसको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भौगोलिक आधार पे जो असुरक्षित क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं कुछ जहां असुरक्षा है भोजन के मामले में, वह राज्य हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा पीछे हैं और इन राज्यों की कुछ आबादी भोजन के मामले में असुरक्षित है। जो दूसरा भौगोलिक आधार पे जो दूसरा कारण है, जो दूसरा अर्थ है, वह है दूर दराज के क्षेत्र, रिमोट एरिया के क्षेत्र। उसमें सियाचिन है, लद्दाख है और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, वहां भोजन पहुंचाना विकट परिस्थितियों में, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं सियाचिन में, लद्दाख में और पूर्वोत्तर में, वहां भोजन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए खाद्य असुरक्षा के दायरे में ऐसे क्षेत्र भी आ जाते हैं। जो तीसरा है वह है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां बिल्कुल सुरक्षा है, खाद्य की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ऐसा कोई मुश्किल आ जाता है जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, तो वह क्षेत्र कुछ समय के लिए भोजन के संकट से गुजरने लगता है। जो अंतिम बात यहां कहनी है वह है प्रवासी। जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वहां के जो लोग हैं रोजगार के खोज में
भोजन के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ऐसे लोगों को हम प्रवासी कहते हैं। और ये क्यों जाते हैं? ये प्राकृतिक आपदा के नाते जाते हैं। जो प्राकृतिक आपदा है, यहाँ एक रिसेंट उदाहरण हम दे दें, अभी कोरोना का समय चल रहा है। ये कोरोना की बीमारी जो मार्च अप्रैल में भारत में तेजी से फैलनी शुरू हुई, उस समय आपने देखा होगा कि कितने लोग जहाँ काम कर रहे थे वहां से अपने घरों की तरफ लौटे और रास्ते में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये आप देखे होंगे। ये प्रवासी हैं जो प्राकृतिक आपदा या विपत्ति या मुश्किल के समय अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह रोजगार की तलाश में और भोजन की तलाश में जाते हैं। ये भोजन के मामले में इनसिक्योर हो जाते हैं। ये 4 बिंदु पे हमने चर्चा करी आपके सामने। अब हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कैसे इनसिक्योर लोग हैं। पहला जो विजुअल्स है, पूर्वोत्तर की ये राज्य हैं, जैसा मैंने 7 सिस्टर्स बताया, पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें हैं, ये जो 7 राज्य हैं, चूंकि ये दूर दराज का दुर्गम क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं जहां भोजन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा यह क्षेत्र भी भोजन के मामले में, खाद्यान्न के मामले में असुरक्षित क्षेत्र के मायने में इसकी गिनती होती है। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना यूपी है, ये आप देखिए एमपी है, और ये जो मस्टर्ड कलर से हैं और ये जो रेड कलर से हैं, ये देखिए बिहार है, ये आपका झारखंड, ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये जो राज्य हैं ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और यहाँ भोजन का संकट पैदा हो जाता है। भोजन के मामले में ये जो क्षेत्र हैं थोड़े से इनसिक्योर हैं, जिस विजुअल्स में बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है आपको। अब अगर जो भोजन की कमी है, प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? जाहिर है अगर जो हमारा पेट नहीं भरेगा तो फिर हम भूखमरी के शिकार होंगे। तो भूखमरी जो है खाद्य सुरक्षा का ये महत्वपूर्ण पहलू है। भूखमरी खाद्य असुरक्षा की तरफ संकेत करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये जो भूखमरी है, भूख से जब लोग मरना शुरू कर देते हैं, इसके 2 डायमेंशन हैं, इसके 2 आयाम हैं। जो पहला आयाम है वह है दीर्घकालिक भूखमरी। ये जो पहला आयाम है दीर्घकालिक है, अर्थात क्रॉनिक है। जब निम्न आय वर्ग धन के अभाव में भोजन नहीं खरीद पाता तो इसे दीर्घकालिक भूखमरी कहते हैं। जो लोग कम पैसे कमा पाते हैं, वे लोग पैसे के अभाव में जब भोजन नहीं खरीद पाते या परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना नहीं खरीद पाते, तो इसे हम क्रॉनिक या दीर्घकालिक भूखमरी कहते हैं। जो दूसरा भूखमरी है उसे हम मौसमी या सीजनल, जो दूसरा भूखमरी है वो मौसमी या सीजनल है। मौसमी भूखमरी में कुछ माह के लिए भोजन खरीद पाना कठिन हो जाता है। हालांकि साल के 12 महीने में 12 महीने नहीं भोजन खरीद पाते, कुछ साल 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिस समय उनके लिए भोजन के लाले पड़ जाते हैं, थोड़ी मुश्किल आ जाती है खाना खरीदने में उनको। ऐसा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ साल के कुछ महीनों में भोजन खरीद पाते हैं और कुछ महीनों में नहीं खरीद पाते हैं? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां। भारत का जो कृषि है वह आप जानते हैं प्राकृतिक चीजों से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक कारण है उसमें। पानी बरस गया, बाढ़ की स्थिति आ गई, सारी फसलें खराब हो गई। कि अब किसान मुश्किल हो गया, बेबस हो गया, लाचार हो गया, वह भोजन कहां पाए? सूखा पड़ गया, सारी फसलें सूख गई। इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनके नाते कभी कभार जब ये आते हैं तो साल के कुछ महीने में उनके लिए भोजन खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार ये भूखमरी का ये 2 आयाम है, एक क्रॉनिक या दीर्घकालिक और दूसरा सीजनल या मौसमी। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होता भारत। बच्चों, आप सबको पता है
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के बाद सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोग खाद्यान्न के मामले में भारत को मजबूत स्थिति में ले जाने का प्रयास शुरू कर दिए। आजादी के बाद जो हुकूमत आई वो कोशिश की कि भारत जो मुश्किल दौर से तभी गुजर के ताजी ताजी आज़ादी का झोंका आया है और उस आज़ादी के जश्न में हम हैं, लेकिन पेट में भरपूर भोजन जाए इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। 1960 का जो दशक था वह टर्निंग पॉइंट था इस मामले में, भोजन के मामले में, खाद्य के मामले में। क्या हुआ बच्चों 1960 में? 1960 का जो दशक था वह टर्निंग पॉइंट था भारत के खाद्यान्न के मामले में, क्योंकि यहां से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में की अगुवाई में एक नई रणनीति बनाई गई जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के बाद हिंदुस्तान में शुरू किया गया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में यह प्रोग्राम बनाया गया और इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट तो उत्साह बढ़ा देने वाला था। आजादी के समय जहां हम भोजन के दाने के लिए, गेहूं के दाने के लिए परेशान थे, भरपेट भोजन हमारे लिए एक समस्या थी, भरपेट भोजन हमारे लिए एक मुश्किल थी, भरपेट भोजन हमारे लिए एक प्रश्न था आजादी के समय, वह ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उस प्रश्न का उत्तर हमने पा लिया हरित क्रांति के रूप में, जो एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में चलाया गया। और हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और भारत गेहूं और चावल के मामले में अपना पेट भर पाने की स्थिति में आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, स्थिति तो इसके आगे चली गई और हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि अब खाद्यान्न जो है अब हम विदेशों को भेज सकने की स्थिति में आ गए, निर्यात की स्थिति में आ गए। मतलब जितनी हमारी जरूरत थी उतना तो हमने पैदा कर लिया, लेकिन पड़ोसियों का अगर जो कहीं भूख लगा हुआ है, उन्हें अगर जरूरत है तो उनको हम भेजने की स्थिति में आ गए। और ये सारा नेतृत्व उस समय जो सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोग थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है एमएस स्वामीनाथन का, इनके प्रयास से और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों के प्रयास से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा का जो पहला भाग था अभी हम लोगों ने पढ़ा और मुझे लगता है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आपके समझ को आंकने के लिए हमने ये डिजाइन किया है गृह कार्य। होमवर्क आपको ये दिया जा रहा है और होमवर्क में कुछ प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं और ये प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जो पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझाइए। जो दूसरा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम या डायमेंशन कौन हैं? जो तीसरा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है खाद्य सुरक्षा? और जो चौथा प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा से प्रभावित राज्यों का नाम लिखिए। और जो अंतिम प्रश्न है, पांचवा, वह है कौन लोग खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त हो सकते हैं। ये 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्नों को पढ़िए और जो पहले आपको इस पाठ की चर्चा की गई है उस चर्चा में इन प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करिए, उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। मुझे लगता है बच्चों कि ये पाठ आज का आप अच्छे से समझ पाए होंगे और भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 1 को हम अच्छे से समझा पाए होंगे। पाठ का शेष भाग 2 के रूप में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।